अच्छा, मैं स्टमक के बारे में बातें बता रही थी। स्टमक के बारे में मैंने उसकी डेफिनेशन वगैरह बता दी थी, और मैं स्टोरेज का बता रही थी कि ये कितनी देर के लिए खाना स्टोर करता है, फूड को स्टोर करता है 4 to 6 आवर्स, ठीक है। और इसकी जो है ना वो शेप कैसी होती है, जे शेप्ड होता है। अच्छा, अब मैं इसके बारे में बता दूँ, ये हमारे पास क्या आ जाता है, इसोफेगस आ जाता है, ठीक है। इसोफेगस के बाद नीचे यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये मेरे पास है स्फिंक्टर, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। और इसके अलावा इसको हम कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं, और इसका नाम इसोफेजियल पेप्टिक स्फिंक्टर भी होता है, आई थिंक, ठीक है। ये इसका नाम कार्डियक स्फिंक्टर है। अब देखो ये कार्डियक स्फिंक्टर इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आसपास ना दिल आ जाना है, ठीक है। अच्छा, अब जो अगली चीज़ है वो ये मैं बता रही थी कि यहाँ पे जो इसका पार्ट है ये वाला, इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे जो मतलब कार्डियक स्फिंक्टर के बिल्कुल साथ वाला हिस्सा होगा उसे हम कह देते हैं कार्डिया, ठीक है। और जो उसके नीचे वाला हिस्सा होता है उसे हम कह देते हैं फंडस, ठीक है। और जहाँ पे एक्चुअली आगे फूड स्टोर होगा, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बॉडी, ठीक है। और बॉडी के अंदर क्या मौजूद है, बॉडी के अंदर जो है ना कैविटी मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब बॉडी के बिल्कुल बाद या मतलब यहाँ पे भी हमारे पास ना एक और स्फिंक्टर है, उसे कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। अब जब पाइलोरिक स्फिंक्टर है यहाँ पे, ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है इसे कहते हैं पाइलोरस। अब पाइलोरस से बिल्कुल आगे, ठीक है, और जो बॉडी है उसके बॉडी और पाइलोरस इनके दरमियान जो पार्ट होता है ना, उसको उसी से का नाम होता है एंट्रम, ठीक है। और जो एंट्रम होता है ना, उसकी ये खास बात होती है कि एंट्रम के अंदर एक सेल्स होते हैं, खास तरह के सेल्स, ठीक है। और वो कैसे सेल्स होते हैं, वो एंडोक्राइन होते हैं। एंडोक्राइन एक्सोक्राइन में दोबारा बताती हूँ, ठीक है। जो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जी सेल्स होते हैं। जी सेल्स उनका नाम होता है। उन्होंने एक हार्मोन पैदा करना होता है, गेस्ट्रिन हार्मोन, ठीक है। गेस्ट्रिन हार्मोन ये पैदा करते हैं। अच्छा, अब गेस्ट्रिन हार्मोन जो है उसका काम क्या है, गेस्ट्रिन हार्मोन का काम ये है कि उसने क्या करना है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के ऊपर एक्ट करना है, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के ऊपर एक्ट करवा के उनके अंदर जो मुख्तलिफ सिक्रेशंस है ना वो सिक्रीट करवाना है, और गैस्ट्रिक जूस बनवाना है, ठीक है। क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की जो सिक्रेशन है उसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, उसे कह देते हैं गैस्ट्रिक जूस है ये, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस उसे कहते हैं। अच्छा, अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है इसके बारे में हमने कहाँ पढ़ा था, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल है उसकी 4 लेयर्स हैं। वो कौन कौन सी थी, सिरोसा थी, ठीक है, मस्कुलरस थी, सब म्यूकोसा थी, और इसके अलावा म्यूकोसा थी। और जो म्यूकोसा थी उसकी 3 लेयर थी। उन 3 लेयर्स के अंदर जो लास्ट वाली लेयर थी एपिथेलियल उसका नाम था। उस एपिथेलियल लेयर के अंदर क्या था, उसके अंदर जो है हमारे पास ना एपिथेलियल लेयर के अंदर वो इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद थे, जो कि जिनकी सिक्रेशन का मैंने क्या बताया, कलेक्टिवली क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के ऊपर। एंडोक्राइन के बारे में मैं बता रही थी, ये जो एंडोक्राइन होता है उससे क्या मुराद होता है। अच्छा, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन भी बताती हूँ मैं और एंडोक्राइन भी बताती हूँ, ठीक है। और जो एंडोक्राइन है उससे मैं उसके बारे में मैंने क्या बताया, उसमें ना ड्रग्स मौजूद नहीं होती, ठीक है। ड्रग्स जो है वो इसके अंदर मौजूद नहीं होंगे। ड्रग्स क्यों नहीं मौजूद होंगी, उसकी वजह ये होगी, जैसे मेरे पास ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसके साथ ही ब्लड की विसल मौजूद है, ठीक है। तो इसने क्या करना है, इसने अपनी सिक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड के अंदर डाल देना है, इससे किसी भी डक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए ये क्या होते हैं, डक्टलेस होते हैं, ठीक है। और जो एक्सोक्राइन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ब्लड से ज़रा दूर होते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है, डक्ट, ये डक्टिड होते हैं, मतलब इनके पास एक डक्ट मौजूद होगी, ठीक है। और वो डक्ट के जरिए क्या करेंगे, ब्लड विसल तक जाएंगे, और फिर ब्लड विसल के जरिए अपनी सिक्रेशंस जो है वो किसके अंदर डाल देंगे, डक्ट के जरिए अपनी जो सिक्रेशंस है वो ब्लड विसल के अंदर डाल देंगे, ठीक है। और ये हमारे पास कैसा होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसे होते हैं। इसके अलावा जो अगली चीज़ मैंने बतानी थी वो ये बतानी थी कि हमारा जो जे शेप्ड स्टमक है ना, उसकी अगर हम देखें ये वाली जो हिस्सा है इसके अंदर जो जगह है, मतलब वो जो मुड़ा हुआ हिस्सा है, जो कर्वेचर है वो क्या है, वो ज़्यादा है, ठीक है। और जो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कर्वेचर बिल्कुल थोड़ा है। जो यहाँ पे कर्वेचर ज़्यादा है ना, ये वाली हमारे पास कौन सा हिस्सा है, राइट साइड है, ठीक है। और ये वाला हमारे पास कौन सा हिस्सा, लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट एल से लेफ्ट, ठीक है, और एल से क्या हमारे पास है, लेसर कर्वेचर, ठीक है। लेसर कर्वेचर कहाँ मौजूद है, लेफ्ट साइड पे। और जो राइट साइड है वहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास बिगर कर्वेचर है, या मतलब हम लार्जर कर्वेचर कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर डाइजेशन की बात करते हैं स्टमक के अंदर, ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि स्टमक के अंदर सबसे ज़्यादा मेन डाइजेशन जिस चीज़ की होती है वो होती है प्रोटीन, ठीक है। बाकी डाइजेशन भी होती है लेकिन वो इतनी नहीं होती। पहली बात तो करते हैं स्टार्च की, ठीक है। तो जो स्टार्च है या मतलब कार्ब्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनकी जो डाइजेशन है वो स्टमक के अंदर बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। और वो कहाँ पे होती है, हमने भी पढ़ा था, वो हमारे पास होती है ओरल कैविटी के अंदर, यानी हमारे मुंह के अंदर होती है, ठीक है। और अगली बात जो है वो हमारे पास क्या है, लिपिड्स की, ठीक है। तो जो लिपिड्स है वो हमारे पास कहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं, वो हमारे पास जो स्टमक है उसके अंदर डाइजेस्ट होते हैं। और वो कितने ज़्यादा डाइजेस्ट होते हैं, बिल्कुल नेग्लिजिबल, बहुत ज़्यादा थोड़े डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा थोड़े डाइजेस्ट होते हैं तो वो किसके जरिए होते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज के जरिए, ठीक है। वो थोड़े होते हैं, किसके जरिए हो रहे हैं, गैस्ट्रिक लाइपेज के जरिए, इस एंजाइम के जरिए डाइजेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो प्रोटीन्स है वो हमारे पास जो है ना डाइजेस्ट होती हैं, और वो बहुत ज़्यादा हद तक, यानी 50% तक डाइजेस्ट होती हैं, ठीक है। अब जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास एंजाइम है वो कौन कौन सा है, वो एक तो हमारे पास आ जाता है पेप्सिनोजन, ठीक है। पेप्सिनोजन के अलावा एक और हमारे पास एंजाइम आता है प्रोरेनिन, ठीक है। हमारे पास इतने सारे एंजाइम होते हैं। अच्छा, मैं एक और बात बता दूँ, ये जो रेनिन है ना, एक तो इसके स्पेलिंग होते हैं RINNIN वाले, ठीक है। और एक हमारे पास होते हैं RENIN वाले। ये जिसमें सिंगल एन आता है ना, ये हमारे पास एंजाइम नहीं होता, ये एक हार्मोन होता है, और इस हार्मोन को रास सिस्टम के अंदर हमारी किडनीज प्रोड्यूस कर रही होती हैं, ठीक है। और जो हमारे पास ये वाला है ना, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर डबल एन आ रहा है, और ये हमारे पास एक एंजाइम है, ये हार्मोन है, ये एंजाइम है, ठीक है। और ये जो एंजाइम है इसको हमारी जो है ना वो स्टमक प्रोड्यूस कर रहा होता है, और इसने प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना है, ठीक है।
अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो डाइजेशन है ये होती कैसे है, ठीक है। अब पहली बात तो मैं बता रही थी गैस्ट्रिक लाइपेज के बारे में, ठीक है। अब जो गैस्ट्रिक लाइपेज है उसने डाइजेशन करनी है, लेकिन वो कितनी डाइजेशन। अच्छा, मैं बता रही थी कि जो हमारे पास पेप्सिनोजन है वो क्या कर रही होती है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर रही होती है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो पेप्सिनोजन है और जो हमारे पास प्रो रेनिन है, ठीक है, ये दोनों कैसी हैं, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर है, ठीक है। अब ये इस तरह तो काम करेंगे नहीं, ठीक है। तो फिर हमने क्या करना है, इनको जो है ना फंक्शनल बनाना है। फंक्शनल बनाने के लिए हमने क्या करना है, ये जो पेप्सिनोजन है, ठीक है, पेप्सिनोजन को और जो हमारे पास प्रोरेनिन है, इन दोनों को, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि जो हमारे पास स्टमक होता है ना उसके अंदर क्या होता है, एचसीएल मौजूद होता है, ठीक है। वो क्या करेगा, और जो एचसीएल है ना इनको एक्टिवेट करेगा, ठीक है। एचसीएल एक्टिवेट करेगा और जो पेप्सिनोजन है वो पेप्सिन के अंदर बदल जाएगी, ठीक है। और जो प्रोरेनिन है वो किसके अंदर बदल जाएगी, रेनिन के अंदर, ठीक है, रेनिन के अंदर बदल जाएगी। इस तरह से ये दोनों जो एंजाइम्स हैं ये क्या हो चुके हैं, ये फंक्शनल हो चुके हैं। जब ये फंक्शनल हो जाएंगे तो क्या करेंगे, प्रोटीन्स को जो है ना वो डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है। और जो डाइजेशन के बाद ये क्या करते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर बनाते हैं, ये नहीं बनाता, ठीक है, सिर्फ ये वाला पेप्सिन पेप्सिन बनाता है, पॉलीपेप्टाइड के अंदर बदल रहा होता है, ठीक है। और इसके साथ ही क्या कर रहा होता है, पेप्टोन्स के अंदर बना रहा होता है। अब हम सोचते हैं कि इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड के अंदर ये फ़र्क है कि पॉलीपेप्टाइड ज़्यादा बड़े होते हैं साइज़ के अंदर, ठीक है। और जो पेप्टाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो छोटे होते हैं, ठीक है, छोटे होते हैं साइज़ में, उनका मतलब जो लेंथ है वो छोटी होती है। और ये जो दोनों एंजाइम्स हैं, प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन, या दूसरे लफ्जों में रेनिन और पेप्सिन, ठीक है, एक ऐसे एंजाइम होते हैं, ये होते हैं एंडोपेप्टाइडेज, ठीक है। एंडोपेप्टाइडेज से क्या मुराद है कि जब इन्होंने किसी चेन को तोड़ना है या उस चेन को बिल्कुल दरमियान से तोड़ेंगे, मतलब ये मेरे पास एक चेन बनी है, ठीक है, ये उसे दरमियान से तोड़ेंगे, किनारों से नहीं तोड़ेंगे। जो किनारों से तोड़ते हैं, जो किनारों से तोड़ते हैं उसको कह देते हैं एक्सोपेप्टाइडेज, ठीक है। तो ये मेरे पास दोनों एंजाइम कैसे हैं, एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम है, ठीक है। अच्छा, मैं प्रोरेनिन के बारे में बात कर रही थी कि ये जो प्रोटीन है ना उसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है। जब प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है तो क्या होगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लेकिन किसके अंदर करता है, ये सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट्स के अंदर होता है। हमारे अंदर भी होता है, लेकिन हमारे अंदर बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, यानी ना होने के बराबर होता है, यानी ये इन्फेंट्स के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। और इन्फेंट्स के अंदर मौजूद होकर क्या कर रहा होता है, इन्फेंट्स के अंदर मौजूद होकर ये प्रोटीन्स जो है ना उसको डाइजेस्ट कर रहा होता है, ठीक है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं हमें पता है ज़्यादातर दूध ही पीते रहते हैं, ठीक है। और जो दूध होता है उसके अंदर एक प्रोटीन होती है, उसके अंदर वैसे लिपिड्स भी होता है, और उसे लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास गैस्ट्रिक लाइपेज होता है स्टमक के अंदर, ठीक है। अब जो मिल्क है उसके अंदर डाइजेशन के लिए हमारे पास जो प्रोटीन है उसका नाम क्या है, कैजीन है, ठीक है। अब वो जो कैजीन है ना उस प्रोटीन को, मतलब जो मिल्क के प्रोटीन है कैजीन, उसको कौन डाइजेस्ट कर रहा होता है, रेनिन कर रहा होता है, ठीक है। और किसके अंदर, इन्फेंट्स। पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा। सबसे पहले तो जो प्रोरेनिन है ना, ठीक है, प्रोरेनिन वो किसके अंदर बदलेगा, प्रोरेनिन जो है वो रेनिन के अंदर बदलेगा, और किसके जरिए बदल रहा होता है, एचसीएल के जरिए बदलता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास कैजीन प्रोटीन है वो रहती है, ठीक है। और जो कैजीन प्रोटीन है वो किसके अंदर जाती है, पैराकैजिनेट के अंदर। और कैसे जाती है, क्या पैराकैजिनेट के अंदर, उसके ऊपर लगता है रेनिन एंजाइम, ठीक है। अब जो पैराकैजिनेट है वो क्या करता है, वो कैल्शियम आयंस के साथ जुड़ता है, ठीक है। जब कैल्शियम आयंस के साथ जुड़ेगा तो हमारे पास क्या आएगा, कैल्शियम पैराकैजिनेट बनेगा, ठीक है। अब कैल्शियम पैराकैजिनेट हमारे पास बन चुका है, ठीक है। अब ये जो कैल्शियम पैराकैजिनेट है ना इसके ऊपर आके फर्दर पेप्सिन ने एक्ट करना है, और एक्ट करके इसके पॉलीपेप्टाइड्स और पेप्टोन्स बना देना है, ठीक है। ये मैंने दो एंजाइम्स बताए, कौन कौन से, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन, ठीक है, और उसके अलावा प्रोरेनिन, और जो लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए कौन से, गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है। ये तीनों एंजाइम किसके अंदर मौजूद होंगे, गैस्ट्रिक जूस के अंदर मौजूद होंगे। और मैंने भी बताया कि जो हमारे पास रेनिन है, ठीक है, ये वाला रेनिन है प्रोरेनिन में जो हालत में था, ठीक है। और जो हमारे पास है गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है। ये दोनों एंजाइम्स है ना, इन दोनों एंजाइम्स का क्या काम है, ये हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कम मिकदार में, और जो बच्चे हैं ना उनके अंदर ये ज़्यादातर मौजूद होते हैं, ठीक है। और मतलब हमारे अंदर ना होने के बराबर होते हैं, हमारे अंदर जो ज़्यादातर होगी वो कौन सी होगी, पेप्सिन होगी। अच्छा, इसके अलावा हम लोग एक और डाइजेशन की बात करते हैं, वो कौन सी डाइजेशन, वो हमारे पास एक और किस्म की डाइजेशन है, जो कौन सी डाइजेशन है, मैकेनिकल, ठीक है। जो पहले मैंने बताई वो कौन सी डाइजेशन थी, केमिकल थी, क्योंकि उसके अंदर एंजाइम्स इन्वॉल्व थे। ये मैं कौन सी बता रही हूँ, मैकेनिकल डाइजेशन, जिसके अंदर एंजाइम्स इन्वॉल्व है वो नहीं होंगे, ठीक है। अभी जो मैकेनिकल डाइजेशन है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगी चर्निंग, ठीक है। और चर्निंग जो हमें पता है वो स्टमक के अंदर किसके लेयर के जरिए होती है, मस्कुलरस है, उसकी हमें पता है कि 3 लेयर होती हैं। अब जो मस्कुलरस लेयर है मैंने बताया कि उसके अंदर जो है ना 3 लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी, एक हमारे पास होती है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल के अलावा एक होती है ऑब्लिक, ठीक है। और एक और हमारे पास कौन सी होती है, सर्कुलर, ठीक है। और जो सबसे आउटर वाली होती है वो कौन सी होती है हमारे पास, वो होती है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। और जो हमारे पास ऑब्लिक होती है वो कौन सी होती है, वो इनर होती है, और ये वाली लेयर जो ये मिडल होती है, ठीक है। अच्छा, अब जो असल में पता है क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे आगे लॉन्गिट्यूडनल, जो मतलब हमारे पास कहाँ पे आउटर लेयर है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कौन सी आ जाएगी, सर्कुलर वाली लेयर आ जाएगी, ठीक है। सर्कुलर लेयर के अंदर ही जो है ना ऑब्लिक लेयर मौजूद होती है, असल में ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, और मैंने बताया कि जो ऑब्लिक लेयर है ना उसने क्या करवानी है, चर्निंग करवानी है। चर्निंग असल में क्या है, चर्निंग जो है ना वो फूड की मिक्सिंग है, ठीक है। जब फूड मिक्स वगैरह होगा ना तो उसका बन जाएगा काइम, ठीक है। और जो काइम होता है ना उसकी स्मेल बहुत बुरी होती है, ठीक है। और इसके अलावा उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, वो पेल येलो होता है, पेल येलो कलर होता है। और ये पेल येलो कलर जो है वो उसका बना, वो असल में उसकी केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन के नतीजे में हमारे पास काइम बना है, जिसका पेल येलो कलर और जो स्मेल है वो कैसी है, बुरी है, ठीक है। अच्छा, अब
गाम के बारे में मैंने एक और बात बतानी थी, वो ये थी कि ये सेमी सॉलिड होता है, ठीक है, सेमी सॉलिड होता है। और मतलब ना तो लिक्विड होगा ना सॉलिड होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक और बात बतानी थी, वो ये थी कि देखो जब हमारा यहाँ पे जो है ना मसल्स मौजूद हैं, किसके अंदर, मस्कुलैरस के, मस्कुलैरस के अंदर मसल्स मौजूद है। जब वो मस्कुलैरस के अंदर मसल्स मौजूद होंगे तो क्या करेंगे, मसल्स हिलेंगे, ठीक है। जब वो मोशन करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास मोशन, उनके मोशन से हीट प्रोड्यूस होगी, और वो जो हीट है वो क्या करेगी, अच्छा ये हीट बहुत ज़्यादा नहीं होगी, थोड़ी सी है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम किसी तरह से किसी हद तक कह सकते हैं कि जो फूड को ना मेल्ट कर, फूड को मेल्ट कर देगी, ठीक है। जब फूड को मेल्ट कर देगी तो क्या होगा, फूड को मेल्ट करेगी तो हमारे पास वो सेमी सॉलिड मैंने बताया चीज़ बन जाएगी, जिसका नाम हमने कायम रखा है, ठीक है। अच्छा, अब जो अगली चीज़ है वो क्या है, वो हमारे पास जो फूड है ना उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं। जैसे हमारे पास कार्ब्स है, ठीक है, तो वो हमारे पास जो स्टमक है ना उसके अंदर कितनी देर स्टे करता है, ठीक है। अब कार्ब्स को वो डाइजेस्ट तो नहीं करता, लेकिन ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि वो उसे स्पेशली कार्ब्स को आगे वाली इंटेस्टाइन्स के अंदर भेजे। अच्छा, तो मैं बता रही थी कार्ब्स के बारे में, और कार्ब्स के बारे में मैंने ये बताया कि जो हमारा स्टमक है उसके अंदर कितनी देर तक वो स्टे कर लेते हैं, ठीक है। तो वो स्टे, अब सारी बात है, उनको स्टे तो करना पड़ेगा, तो वो जो स्टे करते हैं ना वो थोड़ी देर के लिए करते हैं, सिर्फ 1 to 2 आवर्स के लिए स्टे करते हैं, ठीक है। और जो प्रोटीन्स है वो कितनी देर के लिए स्टे करती हैं, अच्छा इनको हम ना पूरी तरतीब के साथ याद रख सकते हैं। जो प्रोटीन्स हैं वो 3 से 4 घंटों तक स्टे करती हैं, और जो इसी तरह हमारे पास लिपिड्स हैं वो कितनी देर के लिए स्टे करते हैं, तो वो हमारे पास स्टे कर रहे होते हैं 5 से 6 आवर्स के लिए, ठीक है। इतनी देर के लिए वो जो लिपिड्स हैं वो स्टे। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ लेते हैं गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन, जो बहरहाल हमें पता है, लेकिन पता तो हमें खैर सब कुछ ही है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम जो गैस्ट्रिक जूस है ना उसकी कंपोजिशन पढ़ लेते हैं कि वो क्या होती है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन वो क्या होती है, उसके अंदर भी मैंने बताया कुछ एंजाइम से, कौन कौन से थे, पेप्सिनोजन था, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास था प्रोरेनिन, प्रोरेनिन के अलावा एक और एंजाइम था गैस्ट्रिक लाइपेज। इसके अलावा और क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक लाइपेज के अलावा और हमारे पास क्या है, म्यूकस है, ठीक है, म्यूकस मौजूद है। म्यूकस के अलावा एक और चीज़ है एचसीएल। अब एचसीएल के फंक्शंस को हम ज़रा डिटेल से पढ़ते हैं, इनको तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। म्यूकस का भी हमें पता है कि वो क्या करता है, जो स्टमक है उसकी वाल्स की जो है ना वो प्रोटेक्शन दे रहा होता है। अच्छा, अब जो HCl है ना उसकी बात करते हैं, इसका काम क्या होता है, तो इसका काम ये होता है कि इसने पीएच को एडजस्ट करना होता है। हमें पता है कि ये जो सारे एंजाइम्स हैं इन्होंने 2 pH के ऊपर काम करना है। जब 2 pH के ऊपर काम करना है उसे मेंटेन कौन करेगा, वो HCl मेंटेन कर रहा होता है, ताकि ये चुप करके अपना काम कर सकें, ठीक है। अब ये पीएच को एडजस्ट करेगा, पहला काम HCl ये करता है। दूसरा काम ये क्या करता है कि एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। अब वो एक्टिवेट मैंने भी बताया था कैसे कर रहा होता है, कि जो हमारे पास पेप्सिनोजन होता है उसको जो है ना पेप्सिन के अंदर बदलता है, ठीक है। और मैं एक और बात बताती हूँ, उसे कहते हैं ऑटोकैटालाइसिस, ठीक है। ऑटोकैटालाइसिस कहते हैं, एक टर्म होती है ऑटोकैटालाइसिस। उसके अंदर क्या होता है कि जो पेप्सिन है ना, मतलब जब एक HCl पेप्सिनोजन है उसके ऊपर HCl एक्ट करेगा करेगा करेगा, और बहुत ज़्यादा पेप्सिन जो है वो पेप्सिन बहुत ज़्यादा बन गया, ठीक है। और पेप्सिनोजन जो है वो थोड़ा रह गया, ठीक है। अब क्या होना है, जो पेप्सिन है ना उसने एक्ट करना है पेप्सिनोजन के ऊपर, ठीक है। जब पेप्सिनोजन के ऊपर एक्ट करना है तो इसने भी इसके अंदर बदल जाना है, और मतलब पेप्सिन खुद ही पेप्सिनोजन को पेप्सिन के अंदर बदल रहा है, इसको हम कह रहे हैं ऑटोकैटालाइसिस, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ है वो मैंने क्या बताई थी कि प्रोरेनिन के अंदर वो किसके अंदर बदल रहा होता है, रेनिन के अंदर बदल रहा होता है। और ये काम कौन कर रहा था, ये भी HCl करता है, ठीक है। ये दो काम करता है। उसके अलावा ये एक एंटीसेप्टिक के तौर पर काम करता है। एंटीसेप्टिक से मुराद क्या होता है, एंटीसेप्टिक से ये मुराद होता है जो जर्म्स को किल कर रहा होता है। यानी हमारे पास जो HCl है वो हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर भी रोल प्ले कर रहा है, और क्या कर रहा है, जर्म्स को किल भी कर रहा है। अच्छा, जो HCl होता है ना वो किसी हद तक डाइजेशन के अंदर भी रोल प्ले कर रहा होता है। अब हमें पता है कि जो इसने डाइजेशन यहाँ पे होनी है वो किसकी होनी है, ज़्यादातर प्रोटीन की होनी है। वो कैसे डाइजेशन हो रही है प्रोटीन्स की, असल में क्या होना है कि जो HCl है ना उसने करनी है प्रोटीन की डाइजेशन। और वो ये होना है कि हमने जैसे चिकन इनटेक किया, ठीक है, उसके अंदर प्रोटीन्स है तो उसमें टिश्यूज़ हैं, ठीक है। इसमें पहले क्या करना है, टिश्यूज़ को अलग करना है, ठीक है। उनका जो पॉलीपेप्टाइड है ना मतलब उसकी अनफोल्डिंग करनी है, ठीक है। जब अनफोल्डिंग हो जाएगी तो उसके जो पॉलीपेप्टाइड है उनके ऊपर जाकर फिर पेप्सिन अटैक करेगा, ठीक है। मतलब इसने एक तरह से उसे जो है ना उसको मतलब खोलना है, ये कह सकते हैं हम, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास सेल होता है ना उसके सेल के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, ठीक है। वो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ना उसे डिजोल्व भी करता है HCl, ठीक है। अच्छा, अब जो अगली चीज़ है ना, हम लोग ये सोचते हैं कि देखो जो पेप्सिन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, पेप्सिनोजन के ऊपर एक्ट करके उसे बड़े आराम से पेप्सिन के अंदर बदली जा रहा है। ऑटोकैटालाइसिस बड़े आराम से हो रही है, HCl बड़े आराम से उसे एक्टिव करी जा रहा है। तो हम उसका थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करना चाहिए। हम लोग अगर एग्जैक्ट नहीं कर रहे, थोड़ा बहुत हमें अंदाज़ा होना चाहिए। तो उसके लिए हम देखते हैं कि देखो ये मेरे पास क्या है, उसकी एक्टिव साइट आ जाएगी, ठीक है, एंजाइम की, पेप्सिनोजन की, ठीक है। और ये हमारे पास ये भी जो है ना पेप्सिन, ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही है। अब असल में चीज़ क्या होती है कि ये जो पेप्सिनोजन है ना इसके ऊपर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है। मेरे पास एक्स्ट्रा पॉलीपेप्टाइड है, इसकी चेन लगी है। जैसे ये चेन उतरेगी तो क्या हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा। सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है इनके दरमियान, ठीक है। अब जो मैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में बता रही थी, तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, जैसे मेरे पास एक गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ठीक है, ये जो मेरे पास है ना गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। तो जो इसकी ये ओपनिंग हो गई, ठीक है, जो ओपनिंग है ना उसको क्या कहते हैं, ये इसको कहते हैं गैस्ट्रिक पिट, ठीक है। ये इसकी ओपनिंग है, इसका नाम क्या होता है, गैस्ट्रिक पिट होता है। अब इसके सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, ये मतलब जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कौन कौन से सेल्स होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास पहले होते हैं म्यूकस सेल्स, ठीक है, म्यूकस सेल्स होते हैं, ठीक है।
म्यूकस सेल्स और कौन से होते हैं हमारे पास, पेराइटल सेल्स, और जिनका दूसरा नाम क्या होता है, पेराइटल सेल्स का दूसरा नाम होता है ऑक्जेंटिक सेल्स, ठीक है। और इसके अलावा जो और सेल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक हमारे पास होता है पेप्टिक सेल्स, ठीक है। पेप्टिक सेल्स का दूसरा नाम होता है चीफ सेल्स, या फिर इनको जाइमोजन सेल्स भी इन्हीं का नाम होता है। अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास डी सेल्स होते हैं, डी से मुराद डेल्टा, ठीक है। और जी सेल्स होते हैं, अच्छा जी के मैंने भी बताया कि वो क्या पैदा कर रहे थे, गैस्ट्रिन हार्मोन पैदा कर रहे थे, ठीक है। इसके अलावा अर्जेंटाफिन सेल्स होते हैं, अर्जेंटाफिन सेल्स होते हैं, अर्जेंटाफिन सेल्स जो होते हैं ना ये सीरोटोनिन पैदा कर रहे होते हैं, ठीक है, सीरोटोनिन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और एक हमारे पास और सेल्स होते हैं, उनका नाम होता है बेसल सेल्स, ठीक है, बेसल सेल्स भी होते हैं। बेसल सेल्स का दूसरा नाम होता है स्टेम सेल्स, और असल में जो सारे के सारे सेल्स हैं ना वो इन्हीं से प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब यही वाले सेल जो हैं और डिवाइड हो के ये सारे के सारे सेल्स ना बना। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और सेल्स होते हैं, उनका नाम क्या होता है, उनका नाम होता है एंटीरोक्रोमाफिन सेल्स, ठीक है। एंट्रोक्रोमाफिन सेल्स, एंट्रोक्रोमाफिन सेल्स एक और सेल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, एंट्रोक्रोमाफिन सेल्स। अब जो म्यूकस सेल्स हैं, सारी बात है उनका तो नाम ही बता रहा है, वो क्या करेंगे, म्यूकस को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास होते हैं पेराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स, उनका क्या काम होता है, एक तो उन्होंने एरसीएल प्रोड्यूस करना है, दूसरा एक और चीज़ प्रोड्यूस करनी है, इसका नाम क्या होता है, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। और जो कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर है ना, इसने हेल्प करनी होती है एब्जॉर्प्शन के अंदर, ठीक है। मैं ना इनडायरेक्टली बता रही हूँ, इसने एब्जॉर्प्शन के अंदर जो है ना हेल्प करनी होती है, रोल प्ले करना होता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो मैंने बताया था जाइमोजन और चीफ सेल्स, ये क्या कर रहे होते हैं, ये इनएक्टिव एंजाइम्स वगैरह को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह हम एक और वीडियो में आगे जो डाइजेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर, उसे उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे इंशाल्लाह।